चतुर्थ अध्याय जो है इसमें आप शिष्य और प्रतिभा के संदर्भ में देखेंगे। शिष्य और प्रतिभा के संदर्भ में आप देखेंगे। करें द्विविधम शिष्यम आचक्षते, दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक होते हैं बुद्धिमान, एक होते हैं आहार्य बुद्धि। बुद्धिमान क्या है? तो जिसकी बुद्धि स्वभावतः शास्त्र का अनुगमन करती है उसको कहा जाता है बुद्धिमान शिष्य, और जिसकी बुद्धि शास्त्रों के अभ्यास से संस्कृत अर्थात परिष्कृत होती है उसको कहा जाता है आहार्य बुद्धि। आहार्य का अर्थ होता है जो कि आप जिसको ग्रहण करके सीखते हैं। एक तो होता है जो कि आप स्वयं सीखते हैं, आप में उस तरह का टैलेंट होता है, और एक होता है जो कि आप अभ्यास के कारण सीखते हैं। तो कारण बुद्धिमान हुआ है जिसमें कि अपने आप उस तरह की बुद्धि हो जो सीख सकता है, और दूसरा होता है जो कि अलग से सीखने के कारण जो उसमें बुद्धि आती है, अर्थात प्रतिभा का संचार होता है। अब इसके बाद देख रहे हैं जो कि जैसे निसर्गतः शास्त्रम अनुधावति बुद्धि स बुद्धिमान जस्य च शास्त्राभ्यास संस्कृते बुद्धिम असौ आहार्य बुद्धि त्रिधा च सा, और वो तीन प्रकार की होती है। ये बुद्धि जो होती है बुद्धि तीन प्रकार की होगी, स्मृति, मति और प्रज्ञा। स्मृति किसको कहते हैं? जो कि विगत अर्थ का स्मरण करने वाली जो होगी उसको, उस बुद्धि को स्मृति कहेंगे। वर्तमान का मनन करने वाली जो होगी बुद्धि उसको मति कहेंगे, और भविष्य अर्थ को प्रदान करने वाली जो होगी बुद्धि उसको हम प्रज्ञा कहेंगे। इस तरह हम देखते हैं ये तीनों बुद्धि जो है वो कवियों के लिए उपकारिणी होती हैं। बुद्धिमान तथा आहार्य बुद्धि से बुद्धिमान तो सेवा करता है, सुनता है, ग्रहण करता है, जानता है, तर्क करता है, समाधान करता है, वस्तुस्थिति का ज्ञान करता है। आहार्य बुद्धि के भी यही गुण है, परंतु उन्हें उपदेष्टाओं की जरूरत होती है। होता क्या है कि ये जो आपने स्मृति, मति, प्रज्ञा कही ये बुद्धिमान के लिए भी है और आहार्य बुद्धि वाले जो है उनके लिए भी है। बुद्धिमान के लिए क्या है, वो स्वयं ही इस तरह कर लेते हैं, और आहार्य बुद्धि वाले जो है उनके लिए एक उपदेष्टा की जरूरत होती है। इसके बाद कह रहे हैं जो कि ये दोनों जो है अर्थात बुद्धिमान तथा आहार्य बुद्धि इनके लिए सदगुरु की प्रतिदिन सेवा जो है प्रकृष्ट गुण माना गया है, क्योंकि गुरु उपासना बुद्धि विकास के लिए कामधेनु है। ये यहाँ पर जो आप चर्चा करते हैं जो कि खास करके जब टीचर्स डे आता है तब खोजने लगते हैं जो कि गुरु शिष्य संदर्भ कहाँ संदर्भ मिल जाता है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा संदर्भ दिया गया है। काव्य मीमांसा के चतुर्थ अध्याय में शिष्य प्रतिभा के संदर्भ में दिया गया है। प्रथयति पूरा प्रज्ञा ज्योतिर यथार्थ परिग्रहे तदनु जनत्युहापोह क्रियाम विषेदम मनः अभिनिवेशते तस्मात् तत्त्वं तदेक मुखोदयम् सह परिचयो विद्या वृद्धि क्रमात् अमृतायते। कह रहे हैं कि विद्या वृद्धि जो है उनका साहचर्य जो है वह क्रमशः अमृत का कार्य करता है, क्योंकि वह पहले तो यथार्थ वस्तु अर्थात तत्व ग्रहण के लिए प्रज्ञा ज्योति को विस्तृत करते हैं, उसके साथ ही साथ मन के उहापोह की क्रिया मन को उहापोह की क्रिया के लिए समर्थ बनाते हैं, और इसीलिए मन जो है अंततोगत्वा एक निश्चित तत्व को प्राप्त करता है। इसमें तीन बात बताए गए हैं ये गुरु के संदर्भ में। एक तो आपको यथार्थ विषय वस्तु जो है वो आपको प्रदान करते हैं, दूसरा होता है जो कि आपके मन में उहापोह के लिए अवकाश छोड़ते हैं जो कि आप स्वयं भी चिंतन कर सकें, और तीसरा होता है जो कि उस उहापोह के कारण आप अंत में जाकर के एक निश्चित अर्थ को जान पाते हैं, ये बताए गए हैं इनके। और इसी तरह ये बुद्धि जो थे उनके अन्य भी गुण बताए गए थे, वो जो हम पहले ऊपर में बुद्धिमान की बात किए थे वहां के संदर्भ में शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा उहापोनोर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च गुणा, इस तरह की चर्चा की गई थी। उसके बाद कह रहे हैं देखिए उक्त दोनों विपरीत बुद्धि वाले जो हैं अर्थात जो न तो आहार्य बुद्धि वाले हैं और न ही बुद्धिमान हैं,
वो उस तरह की बुद्धि वाले कौन होंगे? उनको कहा जाता है दुर्बुद्धि कहा जाता है। इसके बाद कह रहे हैं जो कि इनमें बुद्धिमान सहज ज्ञानवान होता है, उसे एक बार कहने से ही अर्थ की प्रतीति हो जाती है। उसे कवि मार्ग शैली जानने के लिए गुरुकुल में जाना चाहिए। आहारी बुद्धि वाले शिष्य को एक बार अभिधान करने पर अर्थाबोध न हो नहीं होता, तो दूसरे बार में अर्थाबोध हो जाए इसमें भी संदेह बना रहता है। उसे अप्रतिपन्न अर्थ बुद्धि तथा संदेह का निराकरण करने वाले गुरुओं के पास जाना चाहिए। अर्थात दोनों में ये बता रहे हैं जो कि एक जो है एक सहजतया समझ जाएगा, और दूसरा जो होगा उसको एक बार, दो बार, चार बार समझाना पड़ेगा, तो उसको उसी तरह के गुरु के पास जाना चाहिए। और दुर्बुद्धि जो है सर्वत्र मति जो है वो विपर्यास होता है। विपर्यास मतलब उल्टी बुद्धि वाला। वह क्या होता है कि नीले रंग के वस्त्र के समान उसमें गुण का आधान नहीं हो सकता है। यदि उसमें काव्य गुण आ जाता है तो वो सरस्वती की कृपा से। कारण जो कि वो दुर्बुद्धि वाला जो है उसमें काव्य गुण नहीं आ सकता है। अगर आ भी जाता है तो समझिए सरस्वती की कृपा से ही वो आ सकती है। कह रहे हैं जो कि औपनिषदिक अधिकरण में इसका वर्णन करेंगे, वो किस तरह आता है सरस्वती की कृपा से। उसको हम औपनिषदिक जो अधिकरण होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं जो कि अन्य संदर्भ करें, श्यामदेव नाम के एक आचार्य थे, वो कहते हैं काव्य कर्म में कवि की समाधि की परम आवश्यकता होती है। समाधि का अर्थ होता है एकाग्रता, और समाहित अर्थात एकाग्र मन से विविध अर्थों को वह देख पाता है। और इसके लिए कहते हैं सारस्वतम किमपि तत्समुहार समुद्धारहस्यम यद गोचरम च विदुषाम निपुणैक सेव्यम तत्सिद्धये परमयम परमोभ्युपायो यच्चेतसो विदित वेद्य विधे समाधे। करे सरस्वती का तत्व जो है वह अत्यंत ही गूढ़ है, रहस्य युक्त है। केवल विद्वानों को ही वह दृष्ट हो पाता है, वही देख पाते हैं इसको, और केवल कुशल व्यक्तियों के द्वारा ही वह सेवन करने योग्य है। उस सारस्वत तत्व की सिद्धि के लिए एकमात्र उपाय है, वह क्या है? तो ज्ञेय विधि के को जानने के लिए चित्त जो है वह उसकी परम समाधि अर्थात एकाग्र हो सके। अब आगे कहते हैं, अब जो कि इसके साथ ही चर्चा कर रहे हैं जो कि मंगल नामक आचार्य है, वो कहते हैं अभ्यास है मंगल है। मंगल नामक आचार्य कहते हैं कि अभ्यास जो है वह जरूरत है, निरंतर अनुशीलन का नाम ही अभ्यास है। अविच्छेदेन शीलनम अभ्यास। अभ्यास किसको कहा गया है? वहां पर भी आपने देखा है शक्ति निपुणता अभ्यास। यहाँ पर भी अभ्यास की परिभाषा बता रहे हैं, अविच्छेदेन शीलनम अभ्यास है। कहें सही सर्वत्र सही सर्वगामी सर्वत्र निरातिशय कौशलम आधत्ते। वह निरंतर अनुशीलन का नाम अभ्यास है, वह सर्वगामी है, सर्वत्र अत्यंत कौशल का आधान करता है। समाधि आभ्यंतर प्रयत्न है, और बाह्य प्रयत्न जो है वह क्या है? अभ्यास ही है। ये दोनों शक्ति की उद्भावना करते हैं, किंतु यायावरी जो राजशेखर है उनका कथन है कि आदि शक्ति जो है अर्थात शक्ति जो है वह केवल काव्य का हेतु है, अर्थात प्रतिभा को ही वह मानते हैं महत्वपूर्ण। वह शक्ति अर्थात प्रतिभा जो है, शक्ति प्रतिभा और व्युत्पत्ति से भिन्न है। शक्ति जो है प्रतिभा और व्युत्पत्ति से भिन्न है। प्रतिभा और व्युत्पत्ति जो है शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। शक्ति वाले को ही प्रतिभा आती है। शक्ति संपन्न व्युत्पन्न होता है, जो अर्थ समूह, शब्द समूह, अलंकार शास्त्र, उक्ति, अन्य जो सभी पदार्थ हैं उनमें प्रतिभासित होता है, उसको कहा गया है प्रतिभा कहा गया है। और कह रहे हैं कि प्रतिभाहीन व्यक्ति जो है वह पदार्थ समूहों को प्रकट नहीं कर पाते हैं और प्रत्यक्ष देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। तो इस तरह चर्चा करते हुए ये कहते हैं जो कि इसी तरह देशांतर व्यवहार का वर्णन जो है, उसके साथ साथ द्वीपांतर का वर्णन जो है, और इसके साथ ही साथ प्रतिभा का जो विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, अर्थात इसके मध्य ही देशांतर और अन्य की चर्चा प्रस्तुत करते हैं प्रकारांतर से, उसको हम स्किप कर रहे हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आ जाता चर्चा वह जो कि
प्रतिभा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। और वो प्रतिभा किस तरह की होगी? सेयम कारयित्री भावकस्योपकुर्बाणा भावयित्री, अर्थात वो कारयित्री और भावयित्री दो प्रकार की प्रतिभा होती है, जो कि उनमें से कवि से संबद्ध जो होती है कारयित्री प्रतिभा होती है, और भावयित्री प्रतिभा जो है वह आलोचक के लिए होती है। कारयित्री कवि के लिए, भावयित्री भावक अर्थात आलोचक ऑडियंस के लिए उपकारिका होती है। तो कह रहे हैं जो कि ये भावयित्री प्रतिभा के परिश्रम अथवा अभिप्राय का मूल्यांकन का कार्य करती है, और उसी के आश्रय से कवि व्यापार रूपी वृक्ष जो है वो फलता है। इसके बिना काव्य वृक्ष बंध्य हो जाता है। इस विषय में आचार्यों का कथन है कि कवि भावक होता है और भावक कवि होता है। दोनों में क्या भेद है? तो कह रहे हैं कि इन दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, अर्थात कवि भावक भी होगा और भावक कवि भी होगा, अर्थात दोनों में वो गुण होना चाहिए। लेकिन कारयित्री जो होगा वो काव्य उत्पन्न करेगा, और भावयित्री जो होगी वह उस पर आलोचना करेगी, वह क्या उचित है क्या अनुचित है इस पर चर्चा करेगी। और कह रहे हैं कि अगर भावक ना हो तो फिर ये काव्य कारयित्री कवि जो है वह बंध्य हो जाएगा, बंध्य वृक्ष हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दोनों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, कवि के जो काव्य है और उसके साथ साथ उसके ऑडियंस जो है। कह रहे हैं जो कि कालिदास नामक आचार्य की राय है कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। कवित्व से भावकत्व, भावकत्व से कवित्व पृथक है। कालिदास नामक कोई आचार्य रहे होंगे जिनका कह रहे हैं जो कि कवित्व से भावकत्व और भावकत्व से कवित्व की दोनों ही पृथक है। इस तरह चर्चा ये करते हैं। फिर मंगल नामक आचार्य जो है वो दो प्रकार के भावक की बात करते हैं, अरोचकी और सत्रणा व्यवहारी। इसको ध्यान रखेंगे, अरोचकी और सत्रणा व्यवहारी। और बामन ने भी चर्चा किया है, अरोचकी और सत्रणा व्यवहारी नामक दो भेद बताए हैं। राजशेखर कहते हैं कि ये जो पूर्वोक्त दो भेद बताए गए हैं, पूर्वोक्त दो जो है उनमें मत्सरी तत्वाभिनिवेशी मिला करके आलोचक जो है, भावक जो है, उनके 4 कोटि हो जाते हैं। अर्थात अभी जो दो बताए गए थे और ये मत्सरी और तत्वाभिनिवेशी दो मिलाकर के 4 बताते हैं। अब अरोचकी जो है उनको भी 2 प्रकार के बताते हैं, नैसर्गिक और ज्ञान योनि। इस तरह करके भेद प्रभेद की चर्चा करते हैं। मत्सरी जो कहा गया है, मत्सर का अभिप्राय है ईर्ष्या, ठीक है। और ये जो मत्सरी जो होते हैं वो हीन गुणग्राही आलोचक होते हैं। ये आलोचक बिरले ही होते हैं, समझदार इस तरह नहीं होते हैं। तो और तत्वाभिनिवेशी जो है वह शास्त्रों में एक होता है। तो इस तरह कह रहे हैं जो कि भावक और जो कवि है इनकी बात यहाँ पर की गई है, शिष्य प्रतिभा के संदर्भ में मुख्य रूप से चर्चा की गई है।